तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारे देश में जो है सारी पावर अगर प्राइम मिनिस्टर पे होगी तो हमारे देश का क्या हाल होगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गए। अब जो है इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ काम आता है जो है फेडरलिज्म जो है, और हमारे देश में भी इसे फॉलो किया जाता है। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी थोड़ा पढ़ा था, मगर इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो पर प्रारंभ करते हैं। तो इस चैप्टर में मेन ये 10 टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज़ फेडरलिज्म से लेके लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाइयों बहनों। इस चैप्टर में जो मेन पहला टॉपिक है वो है कि ये व्हाट इज़ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म ये किस भला का नाम है। तो फेडरलिज्म बेसिकली डिवीज़न ऑफ पावर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जहाँ पे कि अलग अलग पावर्स होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास, और ये यूनिटरी सिस्टम से बहुत अलग होता है। एक यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रलाइज होती है पावर में, और जो बाकी लोकल गवर्नमेंट वगैरह होती है उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता है सेंट्रल लॉज को। मगर फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, हर स्टेट के पास अपने एक अलग स्पेशल पावर होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी होती है उन्हें। इस टेबल में आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस जो है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है। इसमें डुअल जुरिस्डिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, राइट, अमेंडमेंट्स एट्सेट्रा वगैरह इसमें बताए गए हैं। इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना, वैसे तो एग्ज़ाम में आएंगे नहीं, फिर भी एक बार नॉलेज के लिए। ये अगला वाला टॉपिक है, अच्छे से समझना। इसमें 2 तरीके बताए गए हैं फेडरेशन के आने का। पहले है कमिंग टुगेदर। इसमें बहुत छोटे वाले जो यूनिट्स होते हैं या स्टेट्स होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक कंबाइंड यूनिट बनते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है यूएसए और स्विट्ज़रलैंड। फिर दूसरा तरीका है होल्डिंग टुगेदर, जिसमें कि लार्ज कंट्री डिवाइड करती है सेंटर और स्टेट के बीच में अपनी पावर्स को। इसका प्राइम एग्जांपल है इंडिया, बेल्जियम, स्पेन एट्सेट्रा। ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये ध्यान से सुनना। इसमें ये 3 तरीके के लिस्ट के बारे में बताया गया है जो कि हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। पहला है यूनियन लिस्ट, जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ों पे ध्यान देता है, जैसे कि बस यूनियन गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट कर सकती है, जैसे कि डिफेंस और बाकी सब चीज़ें। उसके बाद आती है स्टेट लिस्ट। इसमें बस स्टेट गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट कर सकती है इसे, और स्टेट की इम्पोर्टेंस की चीज़ें ही होती है इसमें, इसलिए इसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद आती है कनकरेंट लिस्ट। इसमें दोनों लॉज पास करते हैं जिसमें इक्वल इम्पोर्टेंस है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, मैरिज, डिवोर्स, इन सब पे कनकरेंट लिस्ट पे काम होता है। अगला जो मेन टॉपिक है वो है प्रैक्टिसिंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इसमें 2 तरीके हैं। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट्स। 1947 में देश की आज़ादी के बाद लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वजह से बहुत सारे नेताओं को ये डर था कि जो यूनिटी है वो बर्बाद हो जाएगी, तो अलग अलग लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने लैंग्वेज के हिसाब से बहुत सारे, जिससे कि यूनिटी देश की और बढ़ गई। और कुछ स्टेट जो है वो ज्योग्राफी और कल्चर की बेसिस पे बनाया गया था, लैंग्वेज पे ही नहीं बनाया गया था। फिर उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी। जो लैंग्वेज पॉलिसी है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ही वो किया है। नेशनल लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज को नहीं माना है ऑफिशियल। एक हिंदी भी और उसके अलावा 21 और लैंग्वेजेस है जो 8th शेड्यूल के हिसाब से शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस मानी जाती है, जो अलग अलग जगह में पूरे इंडिया में चलती है। इसलिए लैंग्वेज पॉलिसी भी बहुत इम्पोर्टेंट रही है देश की यूनिटी मेंटेन करने में। अब इसमें भी एक सब टॉपिक आता है सेंटर स्टेट रिलेशन। 1947 से 1990 में एरा ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस था। तब सेंटर और काफ़ी सारे स्टेट की गवर्नमेंट में एक ही सरकार बैठी हुई थी, और ज़्यादातर बातें अलग अलग गवर्नमेंट्स की वो अनदेखा कर देती थी। अब धीरे धीरे 1990 से ऐसा सिंगल पार्टी रूल ख़त्म होने लग गया, और ऐसे में कोएलिशन गवर्नमेंट बनने लग गई। इसने ये इंश्योर किया कि कोई भी सिंगल पार्टी की कोई मेजॉरिटी नहीं बनी, और रीजनल पार्टीज़ की पॉपुलैरिटी इससे और बढ़ी, और पावर शेयरिंग और स्टेट एटोनॉमी को भी इसकी वजह से बहुत रिस्पेक्ट मिली। इसके बाद 1992 में एक अमेंडमेंट पास हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन अमेंडमेंट कहते हैं। उस टाइम जो भी लोग जिंदा थे उन्हें तो पता ही होगा, अपने घर के किसी बड़े से पूछ लेना, उन्हें पता होगा। इसमें ये बताया गया था कि अपडेट किया गया था कि रूरल और अर्बन में 2 अलग अलग रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स होगी, और
उनका जो प्लानिंग बजट और ये सब होगा वो स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर रीजन की उनकी देखभाल करेगी, और जो है उनकी सबॉर्डिनेट नहीं रहेगी जो है ये लोकल गवर्नमेंट्स, ताकि इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। अगला जो टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो देखो, डिसेंट्रलाइजेशन अमेंडमेंट पास हुआ था 1990 कोएलिशन गवर्नमेंट के बाद। इसे 1992 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहा जाता है, और इसमें ये 73rd और 74th अमेंडमेंट थे जिसने थर्ड टियर गवर्नमेंट को और पावरफुल और इफेक्टिव बना दिया। इसमें ये बोला गया था कि इलेक्शन अब लोकल बॉडीज़ के लिए और रेगुलरली हेल्ड किए जाएंगे, और इसमें रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड क्लासेस का भी अच्छा खासा रहेगा। स्टेट कमीशन से भी उन्हें ज़्यादा पावर मिलेगी। अब डिसेंट्रलाइजेशन में भी दो फॉर्म है लोकल गवर्नमेंट की, एक रूरल और एक अर्बन। रूरल वो जो विलेजेस और रूरल एरियाज़ में रहते हैं, अर्बन वो जो शहरों वगैरह में रहते हैं। रूरल में एक पूरे गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, और कई सारे गांवों को मिला के एक पंचायत समिति बनती है जिसे कि ब्लॉक लेवल भी कहते हैं, और इन्हें रूल करता है सरपंच एक। फिर इन सारे बहुत सारे पंचायती समिति को मिला के जिला परिषद बनती है, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल माना जाता है, और इसका हेड होता है जिला परिषद का चेयरपर्सन। अब जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो म्यूनसिपैलिटीज़ से बनी होती है, जो नॉर्मल टाउन्स वगैरह में होती है। इन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लीड करते हैं, और इन सबको मिला के एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनती है जो बड़े बड़े शहरों में होती है। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड जो होता है वो एक मेयर होता है। अब इस अमेंडमेंट से ये पता चलता है कि मेन जो इसमें है वो है रेगुलर इलेक्शन रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन, स्टेट इलेक्शन का। तो इसी के साथ होती है हमारी ये चैप्टर ख़त्म। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना एक बार, वरना एग्ज़ाम में अगर इससे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए तो तुम्हारा भी रिएक्शन वही रहेगा जो मेरे दोस्त का रहता है हर बार पेपर। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।